तो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उनमें जिन मोशंस को हम एनालाइज कर रहे थे वो थोड़े सिंपल टाइप के मोशन थे। अगर हमें और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के मोशन को एनालाइज करना है तो हमें ये जो टर्म है सेंटर ऑफ मास उसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब सेंटर ऑफ मास पढ़ना मैकेनिक्स में एक उड़ान भरने की तरह है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम बहुत डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेटेड टाइप के मोशंस को पढ़ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटा सा यहां पे सिचुएशन डिस्क्राइब करना चाहता हूं। एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल सपोज करो एक छोटी सी बॉल है हमारे पास, उसको ऐसे एंगल पे फेंक दिया ग्राउंड में, तो हमें पता है स्टूडेंट्स उसका पाथ कुछ इस तरीके से होता है, वो अच्छे से एक प्रोजेक्टाइल पाथ मूव करता है। ठीक है, छोटी सी बॉल को हमने फेंका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट्स आप सोचो जैसे कि इस बड़े से हैमर को, हैमर तो बड़ा होता है, एक छोटा सा बॉल की तरह तो होता नहीं है, इस हैमर को हमने हवा में ऐसे फेंक दिया। तो आप देखो स्टूडेंट्स ये हैमर जो है वो घूमते घूमते जो है वो मूव कर रहा है। अब मान लो आप क्या करते हो कि हैमर के इस एंड वाले पॉइंट को कंसीडर करते हो, हैमर के इस एंड वाले पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट आप देखो कैसे मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, आप देखो कैसे वो मूव कर रहा है। ध्यान दें आप थोड़ा सा उस पर कि वो हैमर का येलो पॉइंट जो है ये एंड वाला वो कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो आप। तो देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं सारे पॉइंट्स को तो कुछ इस तरीके का सा मोशन आ रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक छोटे से बॉल को फेंका तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव कर रही थी, एक हैमर को फेंका हमने तो वो घूमते घूमते जा रही है, और हैमर पे हमने एक पॉइंट ले लिया तो उसका जो पाथ है वो बिल्कुल भी प्रोजेक्टाइल की तरह लग नहीं रहा है स्टूडेंट्स। लग रहा है क्या प्रोजेक्टाइल की तरह? तो कुछ अजीब सा पाथ लग रहा है। ठीक, तो इस हैमर पे हमने एक पॉइंट लिया तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ है, मूव नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट आप हैमर पे कोई भी पॉइंट लोगे और उसका पाथ ट्रेस करोगे तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं दिखेगा, आपको पाथ नहीं दिखेगा प्रोजेक्टाइल, सिवाय एक पॉइंट के स्टूडेंट, सिवाय एक पॉइंट के। आपको शायद दिख भी रहा हो यहां पे ये जो ऑरेंज या रेड में आपको पॉइंट दिख रहा है हैमर के ऊपर, थोड़ा ध्यान दें आप उस पे। हैमर के ऊपर ये जो ऑरेंज वाला पॉइंट आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, देखो आप ऑरेंज वाला पॉइंट, इसका पाथ आप नोटिस करो, इसका पाथ आप नोटिस करो। देखो मैं ज्वाइन करता हूं सारे ऑरेंज पॉइंट्स को, इसका पाथ कैसा लग रहा है? इसका पाथ अच्छा सा प्रोजेक्टाइल है ना। तो इस हैमर में इस ऑरेंज पॉइंट के अलावा आप किसी भी पॉइंट को लोगे ना तो उसका पाथ आपको बहुत उल्टा सीधा सा लगेगा, जैसे येलो में एक पाथ मैंने बना के दिखाया। हाँ, ये खास पॉइंट है जिसका पाथ आपको बहुत अच्छा सा प्रोजेक्टाइल जैसा दिखाई देगा। और ये जो हैमर का पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो हैमर का पॉइंट है ये हैमर का सेंटर ऑफ मास कहलाता है, सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स इस छोटे से डिस्कशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जरूर ये सेंटर ऑफ मास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता होगा, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बिल्कुल वैसा ही है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या चीज है, और उसके बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो मैं आपको पहले बताऊं स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ मास एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में, थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और फिर कुछ एग्जांपल्स जब हम करेंगे ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है। जैसे देखो थियोरेटिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मासेस के हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अराउंड कहीं पर एक पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब देखो मैथमेटिकली इस पॉइंट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फॉर्मूला होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको फॉर्मूला समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स। सो द एग्जांपल इज वेरी सिंपल कि सपोज करो एक बॉल है हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पे, जिसका मास m है, और यहां से थोड़ी दूरी पे एक और बॉल है स्टूडेंट जिसका मास भी m है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज l। तो ये हमारा सिस्टम है स्टूडेंट जिसमें दो बॉल्स है एट अ डिस्टेंस ऑफ l हैविंग सेम मास। तो इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। तो देखो इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। विल डू समथिंग लाइक दिस स्टूडेंट्स, की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला, ठीक है।
अब देखो, उस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमें एक ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है। ओरिजिन कहीं पर भी हम अपने मन से ओरिजिन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया, जहां पर ये वाला बॉल था उसको हमने ओरिजिन बोल दिया, ठीक है। अब देखो m1 r1 मतलब पहला जो मास है उसको लो, उसका मास दैट इज m, r1 मतलब उस बॉल की पोजीशन, तो वो तो ओरिजिन पे ही है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0, ठीक है। प्लस m2 r2 मतलब दूसरा वाला मास लेना है स्टूडेंट्स हमें, और उसकी जो पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो l डिस्टेंस पे, तो उसकी पोजीशन हम l लिख देंगे, ठीक। और अगर मासेस होते m3 m4 तो उनको भी हम यहां पे लिखते हैं, लेकिन यहां पे 2 ही है तो 2 ही टर्म आएंगे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस m स्टूडेंट्स। देखो यहां पे क्या आ जाएगा, आप देखें ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ml डिवाइड बाई 2m। स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी दिस इज l बाई 2। इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज l बाई 2, l बाई 2 मतलब यहां बीचों बीच। तो ये फॉर्मूला बता रहा है स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीचों बीच होगा, जो कि आपको बिल्कुल लॉजिकल भी लग रहा होगा। मतलब बिना कैलकुलेशन के भी हम सोच सकते थे कि यार सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीचों बीच ही होना चाहिए था, जैसा कि है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, उससे और क्लियर होगा आपको। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो यहां पर ये जो बॉल है जिसका मास m है, और ये जो बॉल है उसका मास 2m है, तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स जो हमने यहां पे फॉलो किया था। पहले कोई भी पॉइंट को हम ओरिजिन ले लेंगे, कोई भी पॉइंट को हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे सिंप्लिसिटी रखने के लिए हम जहां पर ये बॉल रखी है स्टूडेंट्स उसी को ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो दैट विल बी m1 r1 मास और उसका पोजीशन 0, प्लस m2 r2 m2 और उसका ओरिजिन डिस्टेंस दैट इज l, डिवाइड बाई m प्लस 2m। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2ml डिवाइड बाई 3m, दिस विल बी 2l बाई 3, 2l बाई 3 दैट इज 0.66l, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है यहां पर जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई है वो यहां पर कहीं आई है, यहां पर सेंटर ऑफ मास, सच दैट दिस डिस्टेंस इज 2l बाई 3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर जो सेंटर ऑफ मास आया है वो बीचों बीच नहीं आया है, वो इस 2m के पास है, 2m के पास है और m से दूर है। ऐसा तो होना भी चाहिए था, ये ज्यादा मास का है तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ आना चाहिए था, तो बिल्कुल वैसे ही आया स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आएगा इस कुछ सिंपल केसेस में कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को ओरिजिन से रिलेटेड। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स, कि ये ऑब्जेक्ट है मास m का और ये 2m का, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने यहां पर ओरिजिन ले लिया था, अब कहीं और पर ओरिजिन लेके देखते हैं और फिर देखते हैं इस आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या करो, आप बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट उसको ले लो ओरिजिन, ठीक। और भी कोई ले सकते थे बट मैंने बीचों बीच वाला ले लिया, ठीक है। तो और ये डिस्टेंस जो है वो l है, ठीक। तो अब अगर हम सेंटर ऑफ मास इसी फॉर्मूले से निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, देखो ये मास m उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, सो दैट इज 2m इंटू l बाई 2, प्लस ये मास और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो मास इज m और ओरिजिन से डिस्टेंस, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे स्टूडेंट्स वो क्या लगता है आपको, क्या लेना चाहिए, दैट विल बी माइनस l बाई 2, माइनस l बाई 2, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो माइनस l बाई 2, डिवाइड बाई टोटल मास दैट विल बी 2m प्लस m, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर देखें आप ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी ml एंड दिस विल बी माइनस ml बाई 2 डिवाइड बाई 3m, दिस विल बी ml बाई 2 डिवाइड बाई 3m। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं m से m कैंसिल, l बाई 6। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन l बाई 6 आ रही है स्टूडेंट्स, जबकि यहां पे 2l बाई 3 आई थी और यहां पे l बाई 6 आ रही है, तो अलग आ गई है। तो लेकिन घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, का मतलब ये नहीं कि गलत है, ये जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन l बाई 6 आई है, l बाई 6 आई है वो ओरिजिन से आई है, कि ओरिजिन से कितना दूर है l बाई 6, तो ओरिजिन से राइट साइड में यहां पे सेंटर ऑफ मास आया है, सच दैट दिस डिस्टेंस इज l बाई 6, ठीक। अगर हम यहां से दूरी मेजर करते हैं, यहां से तो ये l बाई 2 है और ये l बाई 6, तो ये जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, l बाई 2 प्लस l बाई 6, जो आप करके देखना 2l बाई 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भले l बाई 6 आया हो बट आंसर एक्चुअली वही है जो यहां पर आया था। यहां पर 2l बाई 3 इससे दूरी थी सेंटर ऑफ मास की, यहां पर l बाई 6 जो है वो इस नए ओरिजिन से, इससे अगर हम दूरी निकालेंगे तो वापस से 2l बाई 3 ही आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज अनदर पॉइंट कि जब ये वाला फॉर्मुला हम लगाते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मुला लगाते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो ओरिजिन आप कहीं पर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसा कि हमने यहां पे देखा आंसर जो है वो तो फाइनली सेम ही आता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें क्या है कि 4 बॉल्स है, एक यहां पे मास m की, यहां पर 2m मास की, यहां पे 4m मास की, यहां 3m मास की। तो ये जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसका सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। देखो स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सारे बॉल्स एक ही लाइन में होते थे, एक ही लाइन में, तो वो 1D का क्वेश्चन था 1D। ये 2D का क्वेश्चन है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना पड़ता है। तो देखो क्या करेंगे, पहले आप मान लो कि यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा xcm और y कोऑर्डिनेट होगा ycm। तो बेसिकली ये x और y कोऑर्डिनेट ही हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो पहला बॉल है उसका मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 0, प्लस ये जो दूसरा बॉल है उसका मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 2, प्लस ये जो तीसरा बॉल है स्टूडेंट्स उसका मास उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 2, प्लस ये जो चौथा बॉल है उसका मास इंटू x कोऑर्डिनेट दैट इज 0, डिवाइड बाय सबका मास का सम m प्लस 2m प्लस 4m प्लस 3m, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि फॉर्मूला हमने वही यूज किया है, लेकिन जब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, तो सारे बॉल्स का हमने सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही कंसीडर किया, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही कंसीडर किया। अब इसको आप सॉल्व करके देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.2, ठीक है। ये mm तो कैंसिल हो जाएगा, 1.2 होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 1.2 हमें पता चल गया। अब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी स्टूडेंट्स हम वही काम करेंगे, जैसे ये पहली बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, फिर हमने ये दूसरी बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, फिर हमने तीसरी बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, फिर ये चौथी बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाय सारे मासेस का सम m प्लस 2m प्लस 4m प्लस 3m। इसको आप सॉल्व करके देखोगे स्टूडेंट्स तो 1.4 आ जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट सेंटर मास का 1.4 हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो हमने निकाल लिया है कि इस सिस्टम का सेंटर मास कहां पर है। तो इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है स्टूडेंट्स, कि x कोऑर्डिनेट जब हम निकालते हैं सेंटर मास का, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेते हैं सारे मासेस का। y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट सेंटर मास का, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट लेते हैं सारे मासेस का। सही बात है। तो स्टूडेंट्स फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास बाय रिप्लेसमेंट मेथड, तो कई बार क्या होता है कि अभी जो हमने तरीका पढ़ा सेंटर ऑफ मास निकालने का वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो एक रिप्लेसमेंट मेथड होता है जिससे सेंटर ऑफ मास थोड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे देखो ये सिचुएशन लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2m है। तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, क्या करें स्टूडेंट्स। तो एक तरीका तो वो है जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि इसका कोऑर्डिनेट लो 0,0, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इसका कोऑर्डिनेट लिखो, और फिर सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और तरीका हम यहां पे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट मेथड। देखो उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम रीड्रॉ करेंगे। तो देखो ये 2m तो मैंने एज इट इज बना लिया है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बनाया, उसके पीछे रीजन है। देखो आप क्या करो, इन दोनों पे कंसंट्रेट करो, सिर्फ इन दोनों मासेस पे एक बार कंसंट्रेट करो, इसको भूल जाओ, इन दोनों पे कंसंट्रेट करो। अगर हम सिर्फ इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो कहां पे होगा, सिर्फ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, सिर्फ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है स्टूडेंट्स वो बीचों बीच होगा, बीचों बीच। तो आप क्या करो, इन दोनों को हटा के उनके सेंटर ऑफ मास पे यानी बीचों बीच टोटल मास रख दो, यानी 2m। देखो ध्यान देना मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैंने हटाया, फिर इन दोनों का जहां पे सेंटर ऑफ मास था बीच वाले पॉइंट पे, वहां पे मैंने इन दोनों का टोटल मास रख दिया, दैट इज 2m। ठीक है, समझ रहे स्टूडेंट्स। तो अब देखो इस सिस्टम का जो सेंटर मास था वही अभी भी इस सिस्टम का सेंटर मास होगा। ये जो हमने एक्टिविटी की उससे सेंटर मास चेंज नहीं होता है। तो इस सिस्टम का सेंटर मास निकालने के लिए हम इस सिस्टम का भी सेंटर मास निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। और इस सिस्टम का सेंटर मास तो बहुत आसान है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। ये 2m है और ये भी 2m है, तो ऑब्वियसली जो सेंटर मास होगा वो बीचों बीच होगा। तो यही है जो है वो सेंटर मास होगा इस सिस्टम का भी। तो ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स यहां पे, इसी को रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, हालांकि लिखने का यहां पे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। For calculation of center mass, a system of masses can be replaced by their total mass
एट देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो ये एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। आप देखो कि ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है स्टूडेंट्स, जिसको आपको समझ में आ ही रहा होगा। और इसके वर्टिसेस पे कुछ मासेस रखे हुए, और साइड लेंथ जो है, सारी साइड लेंथ यहां पे स्टूडेंट्स ए ले लेते हैं। ठीक है, ए है। तो इस पूरे सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है स्टूडेंट्स, कहां पर है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हम रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं यहां पे। और हम क्या करेंगे, आप देखो, सोचो, आप बताओ स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए हमें। देखो, ये जो m है और ये जो m है, इन दोनों पे आप फोकस करें, इन दोनों m पे फोकस करें। ठीक है, इन दोनों को हटा के इनके सेंटर ऑफ मास पे 2m रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा के इनके सेंटर ऑफ मास पे, तो इनका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, तो बीचों बीच हम 2m रख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, इन दोनों का सफाया हो गया। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों पे फोकस करें। ठीक, इन दोनों पे फोकस करें, इन दोनों को हटा के इनके सेंटर ऑफ मास पे 2m रख देते हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीचों बीच होगा, मतलब यहां पे कहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप समझ ही रहे होंगे कि अब इन दोनों पे हमें कंसंट्रेट करना है, तो इन दोनों को हटा के इनके सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास रख देंगे, मतलब यहां पर 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इसका निकालना थोड़ा आसान होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसका सेंटर मास होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहां पर ओरिजिन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे इसको ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें, ये जो दूरी थी वो तो a थी, थोड़ी डिस्टेंसेस की बात करनी पड़ेगी हमें, ये दूरी a थी। ठीक है, तो मतलब ये जो दूरी है वो a है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये आप ज्योमेट्री से अगर थोड़ा निकालेंगे ना, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, वो सीखना हमारा एम नहीं है, तो वो a/2 आ जाएगा ज्योमेट्री से। ठीक है, और ये जो दूरी है, ये 4m और 2m के बीच में, वो भी a/2 आ जाएगा। ठीक, अब ये डिस्टेंसेस के हेल्प से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, पहला मास 4m, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस a/2, दूसरा मास 2m, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस भी a होगा, a